नमस्कार दोस्तों, हम भाषा विज्ञान पत्र की तैयारी कर रहे हैं। इस पत्र की तैयारी में हमने सबसे पहले जाना भाषा और भाषा की परिभाषा को। इसका अध्ययन हमने किया। अब इससे आगे बढ़कर हम भाषा की विशेषता, भाषा जो भी भाषा, जैसी भी भाषा है, जिसकी भी भाषा है, तो मूलतः भाषा जो है उस भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए आरंभ करें। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों, भाषाविदों के द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाओं के अनुशीलन के पश्चात हमने भाषा की एक सर्वमान्य परिभाषा प्राप्त कर ली है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह हमने एक सर्वमान्य भाषा की परिभाषा माना है। आगे देखिए, भाषा की परिभाषाओं के अनुशीलन द्वारा हम कुछ विशेष आधारभूत लक्षणों अथवा विशेषताओं का निर्धारण करते हैं जो निम्नवत है। सबसे पहली विशेषता देखिए, भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह। भाषा की सर्वप्रथम विशेषता के रूप में हम उसे लक्षित करते हैं मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह की भाषा को ही हम भाषा कहेंगे। इस प्रकार भाषा मानवीय है तथा मुख से उच्चरित ध्वनियों को ही हम भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। किन्हीं और अंगों से उत्पन्न ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता, भले ही यह ध्वनि संकेत किसी निश्चित मंतव्य को अभिव्यक्त क्यों न करते हों, जैसे हथेली पटकना, चुटकी बजाना, पैर पटकना आदि को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मानवेतर पशु पक्षियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि संकेतों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के ध्वनन पक्ष को प्राथमिक महत्व देने का कारण यह है कि सभी मानवीय भाषा ध्वनियों का उच्चारण एक ही प्रकार के ध्वनि यंत्रों से होता है। अतः भाषा विज्ञान मानवीय भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज का ही अध्ययन करता है। ये जो हमने देखा भाषा की सर्वप्रथम विशेषता, यह वाकई में यही सर्वप्रथम होनी भी चाहिए और इसीलिए इसे यह महत्ता दी गई है, क्योंकि भाषा वही है जो हमारे मुख से उच्चरित है। हम पैर पटक कर, आँख मटक कर, हम किसी भी तरह से और दूसरे संकेतों के द्वारा भले ही अपनी बात उस वक्त के लिए अभिव्यक्त कर दें, या फिर चिड़ियों और दूसरे पशुओं की भाषाएं भी हैं जो अब आपस में उन्हें संकेत माध्यम या अभिव्यक्ति देती है, लेकिन भाषा वही है जो हमारे मुख से उच्चरित है। और यह मुख से उच्चरित भाषा को ही भाषा मानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह सबसे स्थापित मान्यता होगी। जब हम इसके आधार पर भाषा का अध्ययन करेंगे तो हम बहुत ही स्थिर रूप से, बहुत फंडामेंटल, बहुत आधारभूत तरीके से हम इसकी व्याख्या कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ भी मनुष्य होगा, जो भी मनुष्य होंगे, और वो जब भी बोलेगा तो अपने मुख के स्वर यंत्रों के द्वारा ही, अपने मुख के ध्वनि यंत्रों के द्वारा ही वह बोल पाएगा। अतः भाषा के जो यंत्र होंगे वो एक ही होंगे और वह होगा मनुष्य का मुख। आइए अब हम दूसरी विशेषता देखते हैं, भाषा रेखीय। भाषा ध्वनियों का उच्चारण अवयवों की अनुक्रामिक गति के कारण संभव होता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि रेखीयता, लाइनारिटी मौखिक भाषा की आधारभूत विशेषता है, अर्थात भाषा का सही प्रतिनिधित्व प्रत्येक भाषा ध्वनि के पृथक पृथक ध्वनि प्रतीकों के प्रयोग द्वारा संभव है। इन ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था रेखीय अनुक्रम मूलक होती है। रेखीय अनुक्रमता उच्चारित ध्वनि क्रम के समानांतर होती है।
अगली विशेषता देखिए, भाषा व्यवस्थित, सिस्टमेटाइज्ड। भाषा मात्र ध्वनि समूह नहीं है, वरन इन ध्वनियों का व्यवस्थित होना भी आवश्यक है। यह व्यवस्था शब्द से लेकर वाक्य तक बराबर दृष्टिगोचर होती है। ध्वनियों की अव्यवस्थित एकत्रता को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख्य है कि मानव मुख से उच्चरित सभी ध्वनियाँ भाषा नहीं कही जा सकती और वे संख्यातीत नहीं होती। फिर संख्या कुछ भी हो, मनमाने ढंग से ध्वनियों का मेल नहीं होता। इसके लिए एक स्वीकृत व्यवस्था की निरंतर अपेक्षा होती है। यह व्यवस्था ध्वनि मूलक भी हो सकती है, व्यवस्था मूलक भी। इससे यह अभिप्राय है कि हम न तो मनमाने ढंग से ध्वनियों को इकट्ठा करके सार्थक शब्द प्राप्त कर सकते हैं, न शब्दों में प्रत्यय योग अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं। वाक्य की योजक इकाइयों को भी स्वीकृत व्यवस्था के अनुरूप ही संयोजित किया जा सकता है। धर्म, संपदा आदि ध्वनि मूलक व्यवस्था के उदाहरण हैं। ये देखिए शब्द हैं धर्म और संपदा, यह ध्वनि मूलक व्यवस्था के हम उदाहरण यहाँ लेकर चल रहे हैं। इन्हें अगर हम मर्ध या पमसदा कर दें तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रभुता, अनिच्छा रूप मूलक व्यवस्था के उदाहरण हैं। इन्हें हम ताप्रभु या इच्छा अन नहीं कर सकते। इसी प्रकार राम को एक पुस्तक दो, इस वाक्य को हम को राम दो पुस्तक अथवा दो पुस्तक को राम नहीं कर सकते। व्यवस्था की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि इसके कारण भाषा के लिए अपेक्षित क्षमता में अकल्पनीय वृद्धि हो सकती है। भाषा के इसी लक्षण को ध्यान में रखकर इसे संचारित अथवा आवयविक रचना भी कहा जाता है। अगली विशेषता देखिए, सार्थकता। सार्थकता भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। हम जो भी बोलते अथवा सुनते हैं वह किसी न किसी प्रकार सार्थक होता है। यह संभव है कि हमारा बोलना अप्रासंगिक, अस्पष्ट अथवा अनुचित हो और इसी रूप में वह समझा भी जाए, पर यह नहीं हो सकता कि वह समझ ही न आए। पारस्परिक बोधगम्य होना भाषा की अनिवार्यता है और इसका निर्वाह भाषा में निहित सार्थकता के द्वारा ही संभव है। अगली जो विशेषता है वह है यादृच्छिकता, आर्बिट्ररी। यह भाषा की मूलभूत गुणवत्ता है। भाषा के यादृच्छिक होने का यह अभिप्राय है कि शब्द रूप में संक्रमित ध्वनि समूहों का उसके प्रायोजित अर्थों में कोई सहज एवं अपरिवर्तनीय संबंध नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि एक ही वस्तु अथवा पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग होता है। इस सहज विशेषता के कारण ही संसार भर में 6000 से अधिक भाषाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यादृच्छिकता विविध भाषा सापेक्ष है, लेकिन भाषा की यादृच्छिकता का यही अभिप्राय है कि वस्तु निर्देश करने वाले शब्द प्रयोग एकदम आरंभ में ही स्वेच्छाजनित हो सकते हैं। सामाजिक प्रयोग में आने के उपरांत ही इसकी यादृच्छिकता समाप्त हो जाती है। भाषा और प्रयोजन में यादृच्छिक संबंध है, अतः किसी भाषा में शब्दों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती और साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा की अभिव्यक्ति सीमा बस इतनी ही है। अर्थात हम यह नहीं कह सकते हैं कि अपनी भाषा संपदा से हम कितना काम ले सकते हैं। हॉकेट ने इसी को अर्थवत्ता की असीम क्षमता कहा है। अगली विशेषता है रूढ़ता। भाषा रूढ़ होती है। इस लाक्षणिक कथन का यह अभिप्राय है कि जब भाषा का कोई भी रूप प्रयोग में
आने के बाद सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तब अर्थ विशेष की अभिव्यक्ति के लिए वह भाषिक प्रयोग रूढ़ हो जाता है। वस्तु स्थिति तो यह है कि भाषा रूढ़ता में ही उसकी सामाजिक संप्रेषणीयता सन्निहित है। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक मनुष्य अथवा सामाजिक समुदाय प्रतिक्षण मनमाने प्रयोग करता रहता और भाषा केवल वक्ता अथवा वर्ग विशेष के लिए ही अर्थपूर्ण होती, शेष व्यक्तियों के लिए सर्वथा दुर्बोध एवं निष्प्रयोजन। इसी लक्षण पर भाषा को परंपरागत चिन्हों की व्यवस्था, अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनलाइज्ड सिंबल्स कहा जाता है। यह बहुत ही आवश्यक विशेषता है और मुझे यकीन है कि आप ठीक ठीक समझ पाए होंगे। रूढ़ता मतलब जैसे कि हम अगर किसी भाषा के अंतर्गत नमक, जिस शब्द के अर्थ में हम नमक को ले रहे हैं, हम उसे नमक ही समझेंगे। ऐसा नहीं कि आगे चलकर हम उसका कोई और नाम रख दें और नित नवीन नाम उसे देते रहें तो यह सही होगा। नहीं, यह सही नहीं होगा। इसलिए शब्दों में रूढ़ता होना आवश्यक है, भाषा में रूढ़ता होना आवश्यक है। समाज सापेक्षता अगली विशेषता है, समाज सापेक्षता। भाषा के लिए सहज बोध है कि भाषा सामाजिक होती है। इसकी सार्थकता एवं सजीवता समाज सापेक्ष होती है, अर्थात भाषा को जो अर्थ दिया जाता है उसके लिए समाज का होना अनिवार्य है। साथ ही वह समाज की सापेक्षता में ही जीवित रह सकती है तथा उसका विकास भी समाज के भीतर ही संभव है। व्यक्ति भाषा की समाज सापेक्ष होती है, व्यक्ति भाषा भी समाज सापेक्ष होती है। एक शब्द भिन्न प्रकार से उच्चारित होने पर भी समाज द्वारा उसे उसी अर्थ में गृहीत किया जाता है जो उसका अभिप्रेत होता है। एक गांव की जगह एक गांव सुने जाने पर भी वह एक गांव के अर्थ में ही गृहीत होता है। भाषा को संप्रेषणीयता का दायित्व निभाना होता है और दायित्व का निर्वाह समाज के भीतर ही संभव है। अगली विशेषता है यत्न साध्यता। यह अति आवश्यक विशेषता है। भाषा यत्नज होती है। यह उक्ति का स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य यत्न करके भाषा सीखता है, अर्थात जन्म के समय वह कोई भी भाषा नहीं जानता। सीखने से लेकर भाषागत परिष्कृति और दक्षता प्राप्त करने के लिए उसे सतत प्रयत्न करना होता है। प्रयत्न के द्वारा मनुष्य कोई भी भाषा सीख सकता है। यह तथ्य स्वतः प्रमाणित है। इसलिए यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो यत्न साध्यता वाला जो बिंदु है विशेषता की, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद देखिए व्यवहारशीलता। भाषा एक व्यवहार है। लैंग्वेज इज अ बिहेवियर। भाषा में भावन क्रिया सन्निहित है, अर्थात भाषा प्रयोग के द्वारा हम समाज को संवेदनशील एवं सक्रिय बनाते हैं। इससे उत्प्रेरण और प्रतिवाचन की अपरिमित शक्ति निहित है। इसे हम देशभक्ति के गीत सुनकर बलिदान करने के लिए क्यों कटिबद्ध हो जाते हैं, दुखात्मक गीत सुनकर क्यों शोकाकुल हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यही है कि भाषा अपने आप में एक व्यवहार है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाषा एक अभिव्यक्ति है जिससे अभिप्रेरणा और तदनुरूप आचरण की क्रियाशीलता बनी रहती है। यह बहुत ही आवश्यक है और ये वाकई में बिल्कुल वही होता है। भाषा की इसी तरह की प्रभाव क्षमता है। भाषा वाकई में इसी तरह हमारे भीतर अपनी प्रभाव छोड़ती है, तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है ये। आगे चलकर देखिए अगली विशेषता कालातीतता। भाषा कालातीत होती है। कालातीत का मतलब होता है क्या? इस शब्द का मतलब क्या होता है? जो काल को जीत ले,
मतलब काल बदलता रहे, लेकिन वह चीज़ जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वह ना बदले, वह अपने आप में बनी रहे। तो भाषा कालातीत होती है। भाषा का यह लक्षण इस बात का प्रमाण है कि उक्ति का प्रभाव क्षेत्र काल विशेष तक ही सीमित नहीं होता, वरन उसका प्रभाव एवं महत्व चिरकालिक होता है। अतीत की वस्तु हो जाने पर भी वर्तमान और भविष्य के लिए उसकी अर्थमयता बनी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा कभी नहीं मरती। देश काल भेद से उसका रूपांतरण मात्र होता है। देश हो, काल हो, समय हो, इसके साथ भाषा रूपांतरित होती चली जाती है, किंतु वह मरती नहीं है। अब आखिरी विशेषता के तौर पर हम देखेंगे प्रतिरूपात्मक एकाधिकता। प्रत्येक भाषा में ध्वनिग्रामों की संज्ञा सीमित होती है, लेकिन प्रतिरूपात्मक एकाधिकता के कारण अगणित रूपीम संभव होते हैं। विभिन्न परिवर्तन मूलक संभावनाओं के कारण थोड़े से ही ध्वनिग्रामों में अकल्पनीय अर्थवाही शब्द रूप संभव होते हैं। यथा पीला, उदाहरण के लिए देखिए, एकमात्र शब्द हम पीला लेते हैं, जिसमें जो वर्ण है, ध्वनिग्राम हैं, वह सीमित हैं, लेकिन इनके अलग अलग प्रयोगों से कितनी ज़्यादा परिवर्तन हो जाते हैं। ड्युअलिटी ऑफ पैटर्न किस तरह हमें देखने को मिलता है। यह देखिए, यथा पीला, इनमें प, ई, ल, आ ये 4 ध्वनिग्राम हैं। इन्हीं ध्वनिग्रामों के परिवर्तन के भिन्न भिन्न संयोगों के द्वारा एकाधिक सार्थक शब्द रूपों की रचना संभव है। यथा, फिर से देखिए, यह जो पीला शब्द था, है ना, उस पीला शब्द में जो ध्वनिग्राम है वही ध्वनिग्राम रहेंगे, लेकिन उनके रूप में बदलाव आएगा और उससे देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हमारे पास शब्द क्या था? पीला, जिसमें प, ई, ल और आ ये 4 ध्वनिग्राम थे। अब हम इसके रूपिम को बदलेंगे और देखिए लीपा शब्द बन रहा है। फिर से इसी पीला ध्वनिग्रामों से क्या शब्द बना? लीपा। ल, ई, प, आ। ल जिसमें हलंत है, ई, फिर प जिसमें हलंत है और वापस आ। फिर अब देखिए पाली। अब हम इसी शब्द ध्वनिग्राम से दूसरा शब्द क्या बना रहे हैं? पाली। प हलंत संयुक्त, फिर आ, फिर ल और फिर ई, यानी पाली। अब आगे दूसरा शब्द जो बन रहा है वह है प्लाई। प, ल, आ, ई। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव भाषा के अतिरिक्त यह स्थिति और इस तरह की अवस्था कहीं और हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो अतः इस प्रकार हमने मानव मुख से उच्चरित भाषा की विभिन्न परिभाषा, जो विभिन्न विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन किया। और मित्रों, मुझे मालूम है यह बहुत आसान था, बहुत सहज था। आपने सारी ही विशेषताएं बड़ी तन्मयता से जान समझ ली होंगी, याद भी आप करेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अगली व्याख्या के साथ। भाषा विज्ञान के ही पत्र को लेकर हम लोग पूरे पत्र के जितने भी विचारणीय बिंदु हैं जो पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना है, उन सब पर हम विचार करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल